नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिए हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको डेरिवेशन कराया था, वो जो आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा, ठीक है। और वो डेरिवेशन किसका था? काइनेमेटिक्स जो वेरिएबल्स हैं, यानी स्मॉल यू, स्मॉल वी और एस, स्मॉल एस, है ना, और टाइम टी, इन सब के बीच रिलेशंस, यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आपने लास्ट डेरिवेशन जो किया था वो था इक्वेशंस ऑफ मोशन का। और आप जानते हैं मोशन की तीन इक्वेशंस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीनों को हमने जनरल मेथड के द्वारा प्रूव किया था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्लास में देखें। एक हेडिंग है आपकी, आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो पढ़ा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड एक हेडिंग है आपकी, बात करेंगे मोशन इन वर्टिकल सर्किल, ठीक है। यानी सर्किल में तो मोशन होगी, सर्कुलर मोशन तो होगी, लेकिन अब सर्किल कैसा है? वर्टिकल, ठीक है ना। वर्टिकल ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है ना। तो अब हॉरिजॉन्टल सर्किल ऐसे नहीं है, बल्कि ऐसे है वर्टिकल सर्किल। तो हेडिंग क्या है? मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, ठीक है। वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, और मोशन आप जानते हैं गति, और सर्किल यानी वृत्त। तो कहने का सीधा सा अर्थ यह है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। हिंदी में यदि लिखना चाहूं तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, और कोई कण है, कोई पार्टिकल है, वो गति कर रहा है ऊर्ध्वाधर वृत्त में, यानी कैसा? वो वर्टिकल सर्किल में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, इस तरीके से, है ना। जैसे झूला होता है ना, इस तरीके से चलता है, तो उसी तरीके से मोशन है। देखो इसका डायग्राम समझ लीजिए। एक क्या है? ये सर्किल है, वर्टिकल सर्किल। तो इसका सेंटर भी होगा, सेंटर मान लो कितना है? O। इसकी रेडियस भी होगी, क्लियर है। और देखो एक पार्टिकल मोशन कर रहा है वर्टिकल सर्किल में, तो पता है पार्टिकल मोशन कैसे करेगा? यानी एक रस्सी से बंधा हुआ कण होना चाहिए, डोरी से, और ऐसे ऐसे उसे घुमाएंगे ना। देखो यहाँ से पकड़ के ऐसे ही तो घुमाएंगे, यानी ये रस्सी है, स्ट्रिंग है। ये क्या है? स्ट्रिंग। तो रस्सी है ये, और ये रस्सी में जो पार्टिकल बंधा है, इसका मास कितना है? m, यानी द्रव्यमान इसका कितना है? m। और ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। बचपन में करते थे ना आप, एक पिंड को, पत्थर को, है ना, बांध लेते थे रस्सी से और ऐसे ऐसे घुमाते थे ना। तो उसी तरीके का ये सिस्टम है, सेंटर से पकड़ रखा है और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। तो एक पार्टिकल मोशन कर रहा है किसमें? वर्टिकल सर्किल में, और इस तरीके से मोशन कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, ठीक है। क्लॉकवाइज होता तो ऐसे होता, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। तो देखो इसका मास कितना है? m, और ये पॉइंट मान लो कैपिटल P, क्लियर है। तो कहने का मतलब है घूमते हुए, मोशन करते हुए वर्टिकल सर्किल में ये जो पार्टिकल है, मानो किसी टाइम इंस्टेंट कहाँ पर है? पॉइंट P पर है। तो पॉइंट P पर जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड्स होगा, और इसका मास मैंने बताया आपको m है, m। इसका मास यदि m है तो वेट कितना हो जाएगा? mg, डाउनवर्ड्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वेट mg कहाँ हो जाएगा? डाउनवर्ड्स। बात क्लियर है? चलो इस लाइन को देखो, यदि आगे बढ़ाओगे और इसे ऐसे, तो आप देख रहे हो ये जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं आपके, देखो ये मान लो एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल ये कितना हो जाएगा? थीटा, ठीक है ना। ये तो पता है आपको, यानी इस तरीके से है ये। तो ये एंगल जितना है उतना ये हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये थीटा है, तो ये भी थीटा। ये मैथमेटिक्स की बात है। तो इसका मतलब ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हुआ? थीटा। और ये वेट जो है इसका वो डाउनवर्ड्स था, नीचे की ओर था। तो इसके दो कंपोनेंट्स रिजोल्व कर लेंगे, यानी ये जो मास है ना, वेट है मतलब mg, जो भार mg है, उसे क्षैतिज और लंबवत घटकों में विभाजित कर लेंगे, ठीक है। तो क्षैतिज घटक और लंबवत घटक, क्लियर है। यानी क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और लंबवत घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसे कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से डोरी में तनाव होगा, यानी खिंचाव होगा ऊपर की ओर, ठीक है ना। जब ऐसे पार्टिकल मोशन करेगा तो वेट नीचे की ओर है, वेट बाहर की ओर है। तो डोरी में जो खिंचाव है, तनाव जिसे बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं टेंशन। टेंशन भी क्या है? फोर्स होता है ना। टेंशन भी क्या है? फोर्स है।
जिसे आप कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसे हिंदी में तनाव कहते हैं या खिंचाव कहते हैं। तो ये फोर्स होगा ऊपर की तरफ। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चलो, और इसे यदि इस तरीके से ड्रॉ कर दिया जाए तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना ये, यानी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में आप बताओ, इसमें लगाओ आधार बटे कर्ण, यानी क्या बोलेंगे, आधार को बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है cos थीटा। तो देखो बेस कितना आया, हाइपोटेनियस cos थीटा, और जो हाइपोटेनियस है आपका वो mg है। तो बेस आया आपका mg cos थीटा। ये हाइपोटेनियस था, ये बेस था, और एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस mg है, तो बेस कितना आया mg cos थीटा। बेस यानी ये वाला कितना आया mg cos थीटा। बात समझ आई आपको? इसी प्रकार देखो, यदि आप निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हो लंब बटे कर्ण। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस तो कितना mg, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा, तो यहाँ पे ये बात देखो, ध्यान देना, परपेंडिकुलर आया है, ये परपेंडिकुलर का मतलब ये, और आपको पता है ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो जितना ये उतना ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका mg साइन थीटा। ठीक है, हालांकि mg साइन थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझ में आया कैसा आया? तो ये चीज़ आप साइड में नोट कर सकते हो, बाकी नॉर्मल बात है। क्लियर है? तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपका mg cos थीटा आया और ये कितना आया mg साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? डायग्राम है बस मेन, है ना, तो फिर और इसमें कोई विशेष बात नहीं है डेरिवेशन में। तो डायग्राम समझ में आया आपको? चलो देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। एक पार्टिकल है यानी एक कण है जिसका द्रव्यमान m है, यानी मास कितना है m, और वो एक वर्टिकल सर्कल में यानी एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? उसका सेंटर कितना है, इस सर्कुलर पाथ का, वृत्तीय पथ का सेंटर O है, और इसकी रेडियस यानी त्रिज्या मान लो r। क्लियर है? अब ये रस्सी से पिंड बंधा है, पार्टिकल बंधा है, तो उसमें जो खिंचाव है, टेंशन, जो एक फोर्स होता है वास्तव में, वो ऊपर की ओर होगा। क्लियर है? और जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड्स होता है, बाहर नीचे की ओर। तो देखो ये एंगल थीटा माना तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, और ये पॉइंट कितना है, P है। तो यहाँ पे देखो दो घटक ले लिए यानी कंपोनेंट्स, ये निकाल के मैंने बताया mg cos थीटा आएगा, और ये निकाल के बताया मैंने mg sin थीटा आएगा। इस डायग्राम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए फिर चलते हैं आगे, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। देखो इसकी लैंग्वेज में एक बार बता देता हूँ, एक बार हिंदी में बता देता हूँ, है ना, फिर उसकी इंग्लिश बताऊंगा। तो देखो क्या हो जाएगा, माना कोई m द्रव्यमान का कण, ठीक है, माना कोई m द्रव्यमान का कण ऊर्ध्वाधर है ना, वर्टिकल वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। ठीक है, माना कोई m द्रव्यमान का कण, बल्कि r त्रिज्या और कहो, r त्रिज्या का है ना ये, तो माना कोई m द्रव्यमान का कण r त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। ठीक है, जिसका वेट यानी भार mg नीचे की ओर होगा। क्लियर है? बिंदु P पर जो वेलोसिटी है, वेग है, वो कितना मान लेंगे, v मान लेंगे, और वेलोसिटी v मान लेंगे, और बिंदु P पर जो डोरी में तनाव है, टेंशन है, वो कैपिटल T है। ठीक है, तो इतना लिखना है। देखो एक बार मैं बता देता हूँ इंग्लिश में। तो लेट अस कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, ठीक है, इज परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैंने बताया था एक समान वृत्तीय गति। तो लेट अस कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन द सर्कुलर पाथ। ये क्या है, सर्कुलर पाथ है, वृत्तीय पथ है। तो इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r। क्लियर है? तो कहना फिर एट पॉइंट P द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल v एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, डोरी में जो तनाव है, एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कैपिटल T। द वेट ऑफ द पार्टिकल इज डाउनवर्ड्स, यानी नीचे की ओर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो बस इतना ही कहना पर्याप्त है। तो इस बाकी क्या कर रहे हैं, mg को लंबवत और क्षैतिज घटकों में विभाजित कर रहे हैं। छोड़ो, दिख रहा है डायग्राम से, है ना। तो देखो एक बात आपको पता होनी चाहिए, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, मैंने पढ़ाया था आपको
है ना। और जो चीज़ पढ़ा रखी है उसे मैं इंग्लिश में ही बताऊं तो भी आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो सुनना ध्यान से। तो जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है परफॉर्म, तो आपको बताया सेंटर की ओर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, बताया था ना, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं जिसे। क्लियर है। और ये बात मैं आपको बता दूं, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, देखो जैसे सोलर सिस्टम की बात करते हैं, बीच में सन है और चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन करते हैं, जैसे मान लो ये क्या है, अर्थ, ठीक है। तो इन देखो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर प्रोड्यूस हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पता है कहाँ से आता है ये फोर्स? ये फोर्स खुद ही थोड़ी ना प्रोड्यूस होता है, एक दूसरा फोर्स होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब ये वाला पढ़ा होगा, 8वां चैप्टर है ये एनसीईआरटी का जो फर्स्ट बुक है, देख है ना, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, मतलब देख लेना कौन सा है, 8वां ही है। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो अर्थ और सन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो ही बाद में बदल जाता है किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में, यानी अभिकेंद्र बल में। तो कहने का मतलब है सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ही किस में बदल जाता है, अभिकेंद्र बल में। यानी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ इज कन्वर्टेड इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है। यानी ऐसा कह सकते हो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अर्थ को रिवोल्यूशन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए सूर्य के चारों ओर, वो कहाँ से मिलता है, इन दोनों के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है, ठीक है ना। और ऐसे देखो इलेक्ट्रॉन, जब आपको पता है न्यूक्लियस होता है और साइडों में ऑर्बिट्स होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो देखो इनके बीच भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, अब देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है, घूम रहा है चारों तरफ, ऑर्बिट इसके ऑर्बिट में घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, है ना, नाभिक के चारों ओर घूमता है कक्षाओं में। तो यहाँ भी देखो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, अभिकेंद्र बल लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, वैद्युत बल। तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो वैद्युत बल से प्राप्त होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को रिवोल्यूशन करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से प्राप्त होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, है ना, देम। उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो कहने का मतलब है, मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो दूसरे फोर्स से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इन दोनों के रिजल्टेंट से प्राप्त होगा, ठीक है। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो लैंग्वेज मैंने बोल दी है, आप लिख लेंगे, बाकी पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप में मिलते ही हैं, है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यदि आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, कर लेंगे इसे। तो डायग्राम आपको समझ में आया, लैंग्वेज भी मैंने बता दी। आइए मेन बात जो मैं बता रहा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिलता है, इन दोनों के, यहाँ पे इस केस में है ना, वो इन दोनों के रिजल्टेंट से मिलता है। तो देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है सेंटर की ओर। तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा आपको पता होना चाहिए। यदि डायरेक्शन सेम होती है तो ऐड हो जाती है चीज़ें, प्लस आता है ना, जुड़ जाती हैं, और डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस आ जाता है। तो देखो, और सेंटर की ओर जाना है हमें, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर की ओर। तो देखो टी ये इस साइड है, ये अपोजिट साइड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तो टी माइनस एम जी कोस थीटा जो है ना, ये है रिजल्टेंट फोर्स। क्या है ये, रिजल्टेंट फोर्स। तो टी माइनस एम जी कोस थीटा जो है ना, और ये क्या है, नेट फोर्स कह दो, ये रिजल्टेंट फोर्स कह दो, यानी परिणामी बल। ये जो नेट फोर्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स में, ठीक है, अभिकेंद्र बल में। क्योंकि मैंने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स किसी और फोर्स से प्राप्त होता है। क्लियर है। तो ये जो नेट फोर्स था, और देखो एम जी कोस थीटा माइनस टी क्यों नहीं किया, फिर डायरेक्शन नीचे को हो जाती, समझ रहे हो ना, डायरेक्शन नीचे को नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अंदर को होनी है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है। इसलिए ज़्यादा वाले में से, है ना, कम वाला घटाएंगे, और ज़्यादा वाला यही होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तभी तो ऊपर को होगी, और डायरेक्शन, है ना, अंदर को लेनी है। तो आपको देखो एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। जैसे ये है ना कोई वस्तु,
मान लो 10 न्यूटन के फोर्स से इधर को कोई खींच रहा है और इधर 5 न्यूटन के, तो देखो किस साइड जाएगी, इधर ही तो जाएगी, तो डायरेक्शन उसी की प्रभावी होती है, इफेक्ट उसी की डायरेक्शन बनी जाती है जो ज़्यादा होता है, तो है ना। तो ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि सेंटर की ओर होती है ना सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, इसलिए ज़्यादा हो गई। तो T माइनस एम जी कोस थीटा ये परिणामी बल है यानी नेट फोर्स है, और ये बाद में किस में बदल जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में, ठीक है। इस तरीके से बराबर हो जाएंगे दोनों, कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो T माइनस एम जी कोस थीटा और बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स का आप फॉर्मूला जानते हैं, मैं डेरिवेशन करा चुका हूँ, क्या होता है mv² r जहाँ पे रेडियस है इस सर्कुलर पाथ की, और v क्या है, पॉइंट P पर वेलोसिटी है पार्टिकल की, m मास है पार्टिकल का, ठीक है। अब तो इंग्लिश में आपको चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, ठीक है। मैंने कहा था कि आपको भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, जैसे द्रव्यमान को मास कहते हैं, वेलोसिटी को वेग कहते हैं, रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, इस तरीके अपनी अलग लिख लो, है ना, बाइंडर बना के, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बाकी जो इंग्लिश मीडियम के उन्हें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो T माइनस एम जी कोस थीटा बराबर किसके आया आपका, mv² r के। तो देखो यहाँ से T निकालो, क्या आ जाएगा, mv² r और प्लस mg कोस थीटा। एक काम करो, कॉमन ले लो, m कॉमन ले लो, तो v² r और प्लस g कोस थीटा, ठीक है। तो ये आपका टेंशन का एक्सप्रेशन आ गया, ये टेंशन का एक्सप्रेशन है ना। इसके बाद देखो वेलोसिटी का करेंगे, ठीक है। तो ये डेरिवेशन किसका है, आपका टेंशन का, कर लेंगे ना यहाँ तक। तो ये टेंशन का डेरिवेशन है। और हाँ एक बात और, इस पॉइंट को जो है हम क्या मान लें, ये लोएस्ट पॉइंट है ना, सबसे नीचे वाला पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, इसे हम मान लेते हैं पॉइंट बी, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसे मान लो कैपिटल ए। बात क्लियर है, कैपिटल बी और कैपिटल ए। जो निचला पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, उसे कैपिटल बी मान रहे हैं, और जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे कैपिटल ए मान रहे हैं, ठीक। तो कैपिटल ए पर भी आपको बताना है कि टेंशन कितना होगा, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर भी आपको बताना है कि टेंशन और वेलोसिटी कितनी होंगी, और लोएस्ट पॉइंट पर भी आपको बताना है टेंशन और वेलोसिटी कितनी होंगी। तो यहाँ तक समझ आया, ये टेंशन का जनरल एक्सप्रेशन आया। अभी हमने पॉइंट ए की और पॉइंट बी की बात नहीं की है, तो आइए देख लेते हैं, यहाँ तक आप कर लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। इधर से लिखता हूँ, तो एट हाईएस्ट पॉइंट, एक काम कीजिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लीजिए। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट आप समझ रहे हैं कौन सा है, पॉइंट ए। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए, ठीक है जी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आप मुझे देख के बताइए, ये जो थीटा है ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता बढ़ता है ना, यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, ये लाइन यदि सीधी हो जाए इस तरीके से, तो ये पूरा एंगल 180 ना हो जाएगा, 180। तो थीटा जो है हाईएस्ट पॉइंट पे वो कितना हो जाएगा, 180। और जो v है इसे va से डिनोट कर लेंगे पॉइंट ए के लिए, हाईएस्ट पॉइंट के लिए, क्लियर है। और जो आपका टेंशन है, तो देखो तब टेंशन देख लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना। तो देन टेंशन, और टेंशन किस में है, स्ट्रिंग में है ना, तनाव किस में है, डोरी में। तो देन द टेंशन इन स्ट्रिंग। तो एक बार बताओ, टी ए से डिनोट कर लें भाई, पॉइंट ए पर आप टेंशन से को किससे डिनोट करेंगे, टी ए से। तो टी ए बराबर, देखो फर्स्ट इंप्लाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इंप्लाइज। तो टी ए बराबर एम, और v को वी ए से डिनोट कर लो, तो va² r, क्लियर है। और प्लस g और कोस थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा, 180। तो यहाँ तक तो ये जनरल डेरिवेशन था। उसके बाद ये स्पेशल केस है, पॉइंट ए पर आपको टेंशन बताना है, वेलोसिटी बतानी है, पॉइंट बी पर लोएस्ट पॉइंट पर भी आपको टेंशन बताना है, वेलोसिटी बतानी है। कोस 180 का जो वैल्यू है वो -1 होती है, तो टी आपका कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा m इंटू va²/r, और -1 है ना, तो -g आ जाएगा। तो ये है टेंशन इन द, है ना, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, क्लियर है, यहाँ तक का दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या है, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो वेलोसिटी निकालनी है हाईएस्ट पॉइंट पर ही, तो ध्यान देना। अब एक बात बताओ आप, जब ये ऐसे चल रहा है ना, रस्सी में बांध रखा है, ऐसे घुमा रहे हैं, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड है
वो घटती जाएगी और नीचे की तरफ आएगा तो स्पीड बढ़ती जाती है। तो देखो स्पीड घटती जा रही है और घटते घटते हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो मिनिमम होती है। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है? मिनिमम। और देखो जो डोरी में खिंचाव है, स्ट्रिंग में टेंशन है, वो भी ऊपर की तरफ जाते जाते डोरी ढीली पड़ती जाती है और यहाँ के जो टेंशन है वो भी क्या होगा? मिनिमम। तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन जो है डोरी में, देखो इस पॉइंट पर जब डोरी रहेगी ना तो डोरी में कोई भी खिंचाव नहीं रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, और वेलोसिटी भी क्या रहेगी? मिनिमम। तो मैं कहना चाह रहा हूँ एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है इन द स्ट्रिंग, यानी डोरी में जो तनाव है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो कितना होगा? इज 0। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जो आपका टेंशन है हाईएस्ट पॉइंट पर TA, वो कितना होगा? 0। ठीक है जी, तो वो TA 0 होगा। ये तो उसका एक्सप्रेशन है बस, लेकिन वो होगा कितना? 0। और वेलोसिटी VA पता चल जाए ना हमें, तो एक्सप्रेशन में वैल्यू रखे हुए कि वो भी 0 ही आएगी। लेकिन अब आपको पता चल गया कि डोरी जैसे ऊपर की तरफ चलेगा पार्टिकल, तो डोरी में, रस्सी में क्या होगा? खिंचाव, तनाव कम होता जाएगा और इस हाईएस्ट पॉइंट पे आके जो डोरी में तनाव है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल कम हो जाता है, डोरी ढीली पड़ जाती है, यानी टेंशन इसमें खत्म, यानी खिंचाव, तनाव बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर कितना होता है? 0। अब हाईएस्ट देखो, ध्यान से ध्यान दो, टेंशन जो है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेंशन वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसका मतलब है टेंशन घट रहा है तो वेलोसिटी भी घटेगी, तो टेंशन 0 हो गया तो वेलोसिटी भी ना के ही बराबर हो जाती है, बिल्कुल, है ना। और फिर धीरे धीरे फिर नीचे आता है, फिर बढ़ती है ना, फिर ऊपर की तरफ जाता है यहाँ से, फिर घटते घटते वेलोसिटी यहाँ पे आके 0 हो जाती, मतलब ना के बराबर हो जाती है, रहती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन तो 0 है, सो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? मैंने बताया दोनों एक दूसरे के, ये जो टेंशन है वेलोसिटी के स्क्वायर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टेंशन घट रहा है या टेंशन मिनिमम है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? मिनिमम। सो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इज ऑल्सो मिनिमम। हाईएस्ट पॉइंट की बात चल रही है, तो वेलोसिटी ये 11th में भी था डेरिवेशन। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है। तो वेलोसिटी कैसी है? मिनिमम है। बात क्लियर है? तो वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो आइए देख लेते हैं। TA, ये इक्वेशन जो है आप इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो, तो देखो सेकंड इम्प्लाइज करो, TA कितना है? 0 है, तो यहाँ रखो 0। तो 0 बराबर m VA² अपॉन R, और माइनस का क्या आ रहा है? G। ठीक है जी, तो m तो 0 अपॉन पहुँच जाएगा, तो देखो VA² अपॉन R बराबर किसके है? G के। तो देखो VA² किसके बराबर है? RG के, और VA बराबर है आपका √RG या GR, एक ही बात है। ठीक है, तो VA आपका कितना आया? √RG, दिख रहा है आपको? तो VA आपका आया √RG। बात समझ में आ रही है? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है आपका A, उस पर जो मिनिमम वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है? मिनिमम, वो इतनी होती है √RG। तो इससे कम वेलोसिटी इस पॉइंट पर नहीं होनी चाहिए, ये मिनिमम वेलोसिटी है। यानी वेलोसिटी यदि इस वेलोसिटी से कम होगी तो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी घटती जा रही थी, तो मिनिमम वेलोसिटी जो है हाईएस्ट पॉइंट पर इतनी होती है। तो मैंने कहा 0 नहीं होती, थोड़ी बहुत रहती है, इतनी होती है। ठीक है, और टेंशन क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होता है। तो मैं देखो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन बताना था, वेलोसिटी बतानी थी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन भी बता दिया 0 होता है, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बता दी √RG होती है। और मैंने कहा ये मिनिमम वेलोसिटी है, तो इसके नीचे आप लिख देंगे दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, है ना, एट हाईएस्ट पॉइंट। और हाँ, इस वेलोसिटी को आप क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है, यानी हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक चाल, क्रांतिक चाल या क्रिटिकल वेलोसिटी। बात समझ आ रही है? ठीक है, आइए इसे नोट कीजिए, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो मुझे कुछ रफ करना है, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, और ये जो है इन्हें थोड़ा मैं अलग लिख लेता हूँ, है ना, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इसे थोड़ा अलग लिख लेते हैं। देखो ये क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है, मैं ऊपर लिख लेता हूँ। क्या है ये? T बराबर m इंटू V² अपॉन R और प्लस G cos थीटा। ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट।
और इक्वेशन सेकंड ये रही, देखेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं। ये क्या है, एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस जी, और ये इक्वेशन सेकंड है। और जो आपने देखा वी ए पे जो वेलोसिटी है वो आपकी कितनी आई है, अंडर रूट जी आर या आर जी, एक ही बात है। क्लियर है? तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। सबसे पहले देखो हमने ये नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रखा, तो टी माइनस एम जी कोस थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकल गई। क्लियर है? अब हमें टी की और वी की वेलोसिटी की और टेंशन की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट पॉइंट पर भी निकालनी है और लोवेस्ट पॉइंट पर भी। तो हाईएस्ट पॉइंट की बात की तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो थीटा है आपका 180 हो जाएगा, बताया मैंने, और वी वी ए से डिनोट कर लो, और टेंशन जो है स्ट्रिंग में आपने फिर निकाल दिया है। ठीक है, तो टेंशन निकला आपका ये हाईएस्ट पॉइंट पर। और इसके बाद देखो यहाँ पे है हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 होगा, इस बात को लेकर के आपने वेलोसिटी भी निकाल ली हाईएस्ट पॉइंट पर, वो कितनी है, अंडर रूट आर जी। और देखो वी ए की वैल्यू यदि आप यहाँ रख के देख लो तो भी आप देखोगे टी ए की वैल्यू 0 आ रही है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है वो 0 ही होता है। क्लियर है? तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो तीनों इक्वेशन मैंने वहाँ पे लिख ली हैं, और अब देखो ये हाईएस्ट पॉइंट पर हमने निकाल दिया। अब बात करेंगे लोएस्ट पॉइंट पर, है ना, तो मैं सभी रफ कर देता हूँ। अब किस में बात करेंगे, लोवेस्ट पॉइंट पर। तो देखो लोएस्ट पॉइंट आप देख के बताओ डायग्राम से कि कौन सा है। लोएस्ट पॉइंट है आपका पॉइंट बी। तो हेडिंग अब क्या हो जाएगी इसके अंदर, सेकंड हेडिंग। तो जरूरी नहीं है आपको दोनों के लिए आ रहा है ना, टेंशन और वेलोसिटी निकालने के लिए, वो हाईएस्ट पॉइंट पे भी कह सकता है और लोएस्ट पे भी कह सकता है। ठीक है, तो मैं दोनों पे करा रहा हूँ, आप देख लेंगे फिर जैसे भी एग्जाम में आएगा। तो देखो हेडिंग क्या है, एट लोएस्ट पॉइंट, या मिनिमम पॉइंट कह सकते हो। लोएस्ट पॉइंट को आप मिनिमम पॉइंट भी कह सकते हो, लोएस्ट पॉइंट। और लोएस्ट पॉइंट है क्या, बी, बी है ना। ठीक है, तो देखो इसमें एक थ्योरम लगाएंगे। लॉ आप जानते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम जानते हो ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आपको पता होगा जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है ना, वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, जो कुल ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। तो कहने का मतलब है आपको ये पता होगा, ये लॉ पढ़ा होगा आपने 11th में, E बराबर होता है K प्लस यू। ए कुल ऊर्जा है, K काइनेटिक एनर्जी है यानी क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, और यह है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, और यह है टोटल एनर्जी। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो सम है, दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होता है, टोटल एनर्जी के, कुल ऊर्जा के, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है उतनी ही, दोनों का योग कांस्टेंट रहता है, टोटल जो है दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, या जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है उतनी काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। तो दोनों का जो सम है, योग है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, अब आप आ रहे हैं मान लो फॉर कमिंग, ये जो पार्टिकल है ना, पहले तो बी से ए पे गया, वही तो बात कर रहे थे हम। अब ए से कहाँ आएगा, बी पर। तो फॉर कमिंग द पार्टिकल आ रहा है, फॉर कमिंग द पार्टिकल, और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम, बोलो, बी, वो ए टू बी, ए टू बी। क्लियर है? ए से कहाँ आ रहा है, बी पर। तो आप मुझे बताओ, पहले तो स्पीड घटती जा रही थी ऊपर की तरफ, अब स्पीड क्या होगी, नीचे की तरफ। जैसे जैसे पार्टिकल नीचे चढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ये हाफ एम वी स्क्वायर। तो स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, क्योंकि मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जितना चेंज, मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी में जितना इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी, वृद्धि, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब है टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट, जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीमेंट यानी वृद्धि इन काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बराबर हो जाएगी, मैंने बताया जितना गतिज ऊर्जा में क्या होता है, वृद्धि होती है जितनी, उतना ही कमी हो जाती है स्थितिज ऊर्जा में यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो देखो इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट देखो, आप ये बताओ यहाँ स्पीड सबसे कम है और यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता होगा झूले पे यदि झूले हों तो नीचे से जब ऐसे गुजरते हैं ना तो स्पीड सबसे ज़्यादा रहती है और सबसे कम होती है ऊपर वाले बिंदु पर, पॉइंट पर, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे सबसे कम है। तो यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ क्या है, ज़्यादा रहेगी। यहाँ स्पीड कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ क्या रहेगी, कम। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर है, कम यहाँ पे है ना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। ज़्यादा वाली ये है ना पॉइंट बी पे और कम वाली वो है। तो ज़्यादा में से कम घटाओगे तभी तो अंतर वृद्धि निकलेगी। भाई वृद्धि कितना, मान लो पहले 10 थी अब 15 हो गई, तो 15 में से 10 ही तो घटाना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कितनी वृद्धि हुई, 5 की। और लॉस है ना, लॉस एक तरीके से डेल्टा यू कहते हैं ना, डेल्टा के बराबर डेल्टा यू। डेल्टा के को लिख लिया है के बी माइनस के ए। डेल्टा का मीन्स चेंज होता है, परिवर्तन होता है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ, फॉर्मूला लगाओ, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। क्लियर है। और देखो आपको पता होगा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है डेल्टा यू बराबर एम जी एच, स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी। तो एच देखो यहाँ पे एच क्या है भाई, ये आर है, ये आर है, तो टोटल जो हाइट है वो 2r हो जाएगी नहीं। तो इसका मतलब है एम जी और यहाँ क्या आएगा 2r। क्लियर है। हाइट देखते हैं ना, हाइट उस पॉइंट की देख है ना, इस पॉइंट से तो कितनी है 2r। यहाँ से देखो m कॉमन लेके काट दो, है ना। तो एक काम करो, हाफ भी कॉमन ले लो, m भी कॉमन ले लो, तो बच जाएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर और ये बचेगा एम जी और इंटू 2r। देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर पहुँचा दो तो देखो क्या बच जाएगा, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर और बराबर में बच जाएगा 2 2 जा 4 जी आर, है ना। और वी ए की वैल्यू आपको पता है, साइड में देखो वी ए की वैल्यू मैंने लिख रखी है अंडर रूट जी आर होता है। तो देखो वी बी स्क्वायर माइनस इसकी स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा जी आर और बराबर 4 जी आर। तो देखो वी बी स्क्वायर कितना आया 5 जी आर, दिख रहा है आपको यहाँ तक। वी बी स्क्वायर कितना है 5 जी आर। तो यहाँ से देखो जो आपका वी बी निकल के आया वो आ गया अंडर रूट 5 जी आर। कितना आया अंडर रूट 5 जी आर। बी क्या है लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट बी पर वेलोसिटी पता चल गई कितनी है अंडर रूट 5 जी आर। ठीक है, सबसे ज़्यादा है इस पॉइंट पर और सबसे कम कहाँ है, हाईएस्ट पॉइंट पर अंडर रूट जी आर थी, वो लिखी है ना। तो इसका मतलब है वेलोसिटी तो चलेगी। अब टेंशन बता दो इस पॉइंट पर। तो टेंशन के लिए देखो कौन सी इक्वेशन लें, ये वाली, क्योंकि तो ए पॉइंट पर टेंशन है, अब बी पॉइंट पर टेंशन उस जनरल समीकरण से निकलेगी इक्वेशन से। तो एक काम करेंगे टेंशन, तो ये एक तरीके से 2 केस मैं करा रहा हूँ, बाकी कोई एक केस आता है 2 भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले एक पॉइंट के लिए है, हाईएस्ट के लिए निकाला और फिर अब लोएस्ट के लिए बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। पहले वेलोसिटी निकाली, अब टेंशन निकालेंगे, है ना। ऐसे ही हमने हाईएस्ट पॉइंट के लिए किया था। तो टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी में, है ना, डोरी में, और कहाँ एट पॉइंट, कौन सा है लोएस्ट पॉइंट, बी। तो देखो फर्स्ट एम्प्लाइज कर रहे हैं, तब भी तो फर्स्ट एम्प्लाइज किया था, तो टी बी कह दूं क्योंकि बी पॉइंट पे है, और एम इसे क्या कह दूं वी बी स्क्वायर, है ना, बी पॉइंट पे है ना, अपॉन आर और प्लस जी कॉस थीटा। तो एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो जो v है वो वी बी हो जाएगा और जो थीटा है इस पॉइंट पर, देखो यहाँ से चल रहे थे जब एंगल बढ़ता जा रहा है, यदि इसे यहाँ ले आओगे तो एंगल कितना हो जाएगा, खत्म, बिल्कुल 0। तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू आप जानते होंगे 1 होती है। ठीक है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। m वी बी स्क्वायर, यानी वी बी की वैल्यू देखो, वी बी की वैल्यू ये रही अंडर रूट 5 जी आर, स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, तो 5 जी आर अपॉन आर और प्लस जी, cos 0 होता है 1, है ना। तो cos 0 की जगह डायरेक्ट लिख दूँ 1, हाँ लिख तो दिया, cos 0 तो 1 आ जाएगा। आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो देखो इधर कर देता हूँ m, यह जाएगा 5g और प्लस g, 6g हो जाएगा ना। तो जो TB है आपका वो आ जाएगा 6mg। कितना आया TB, यानी जो टेंशन है एट पॉइंट B वो कितना आया 6mg। बात समझ में आ रही है। तो देखो मेरे लोएस्ट पॉइंट के लिए भी
स्पीड और टेंशन दोनों निकाल दिए, और इससे पहले मैंने हाईएस्ट पॉइंट के लिए भी स्पीड और टेंशन दोनों निकाली थी। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो √GR होती थी और टेंशन 0 होता था, और लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है √5GR होती है, जो कि मिनिमम वेलोसिटी है। ठीक है ना, मिनिमम वेलोसिटी है लोएस्ट पॉइंट पर, यानी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ये तो कम से कम है, √5GR से भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, और यदि इससे कम हो जाए, ये तो सबसे कम है ना, इससे ज़्यादा तो कितनी हो सकती है, यदि इससे कम हो जाए वेलोसिटी पॉइंट बी पर, तो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं तय कर पाएगा, है ना। और जो टेंशन है पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पर यानी पॉइंट बी पर, वो कितनी है, 6 mg है। क्लियर है, यानी सबसे ज़्यादा टेंशन होती है नीचे वाले पॉइंट पे, है ना, सबसे तेज़ी से गुजरता है ना, तो सबसे ज़्यादा खिंचाव आ जाता है रस्सी में। कर लेंगे, बस पर्याप्त है ना। डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। कोई आपको डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, PDF नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे, है ना, और बहुत अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं।